नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद फातेह टीपू। अगले आधे घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और दीर्घकालिक विकास यात्रा का अहम स्तंभ। कृषि और ग्रामीण परिवर्तन विषय पर पोस्ट बजट वेबिनार में प्रधानमंत्री का संबोधन। रसायन मुक्त और प्राकृतिक खेती को मजबूत करने के साथ निर्यात पर विशेष जोर। आपसी मेलजोल और विविधता में एकता भारत की ताकत। नागालैंड विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति का संबोधन। छात्रों से विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच सामंजस्य रखते हुए प्रगति के लिए प्रयास का आह्वान। 2047 तक भारत को टॉप 5 जहाज निर्माता देशों में शामिल करना सरकार का लक्ष्य। सागर संकल्प संवाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन। कहा, आत्मनिर्भरता वैश्विक अनिश्चितताओं और सप्लाई चेन बाधा से बचने का एकमात्र उपाय। देश के प्रमुख संस्थानों और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के साथ अब बंदरगाहों की भी सुरक्षा करेगी CISF। फोर्स के 57वें स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह ने की घोषणा। आने वाले दिनों में निजी औद्योगिक समूहों को हाइब्रिड मोड में सुरक्षा देगी CISF। UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2025 के फाइनल नतीजे घोषित। राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री ने किया टॉप। राजेश्वरी सुवे M की दूसरी और एकांश ढुल की तीसरी रैंक। 958 कैंडिडेट्स मेरिट लिस्ट में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और दीर्घकालिक विकास यात्रा का महत्वपूर्ण स्तंभ है। वो आज कृषि और ग्रामीण परिवर्तन पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के केंद्रीय बजट ने कृषि और ग्रामीण परिवर्तन को सशक्त गति प्रदान की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने कृषि क्षेत्र को निरंतर मजबूत किया है और किसानों के लिए जोखिम कम करने और उन्हें बुनियादी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि हम मिलकर उच्च मूल्य वाली कृषि को बढ़ावा दें तो यह कृषि को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में परिवर्तित कर देगा। एग्रीकल्चर भारत की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट जर्नी का स्ट्रेटेजिक पिलर भी है और इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर को लगातार मजबूत किया है। करीब 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की PM किसान सम्मान निधि मिली है। MSP में हुए रिफॉर्म से अब किसानों को 1.5 गुना तक रिटर्न मिल रहा है। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट कवरेज 75% से अधिक हो चुका है। PM फसल बीमा योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के क्लेम सेटल किए गए हैं। ऐसे अनेक प्रयासों से किसानों का रिस्क बहुत कम हुआ है और उन्हें एक बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिली है। इससे कृषि क्षेत्र का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आज खाद्यान्न और दालों से लेकर तिलहन तक देश रिकॉर्ड उत्पादन कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि निर्यात उन्मुख उत्पादन में वृद्धि के साथ प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजित होगा। उन्होंने कहा कि मत्स्य पालन निर्यात वृद्धि का एक प्रमुख मंच बन सकता है, जो ग्रामीण समृद्धि का एक उच्च मूल्य वाला, उच्च प्रभाव वाला क्षेत्र है। आज दुनिया के बाजार खुल रहे हैं, ग्लोबल डिमांड बदल रही है। इस वेबिनार में अपनी खेती को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने पर भी ज्यादा से ज्यादा चर्चा आवश्यक है।
हमारे पास डाइवर्स क्लाइमेट है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, उस विषय में हम बहुत समृद्ध हैं। इस साल का बजट इन सब बातों के लिए अनगिनत नए अवसर देने वाला बजट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की दिशा तय करता है और एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ को बढ़ावा देता है। बजट में हमने हाई वैल्यू एग्रीकल्चर पर फोकस किया है। नारियल, काजू, कोको, चंदन ऐसे उत्पादों के रीजनल स्पेसिफिक प्रमोशन की बात कही है। जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के जरिए रोजगार सृजन होगा। इस दिशा में एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन कैसे हो, आप सभी स्टेक होल्डर्स मिलकर जरूर मंथन करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार एग्रीस्टैक के माध्यम से कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी तभी परिणाम देती है जब प्रणालियां इसे अपनाती हैं, संस्थान इसे एकीकृत करते हैं और उद्यमी इस पर नवाचार करते हैं। ये टेक्नोलॉजी की सदी है और सरकार का बहुत जोर एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी कल्चर लाने पर भी है। आज ई-नेम के माध्यम से मार्केट एक्सेस का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। सरकार एग्रीस्टैक के जरिए, एग्रीकल्चर के जरिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित कर रही है। इसके तहत डिजिटल पहचान यानी किसान आईडी बनाई जा रही है। अब तक लगभग 9 करोड़ किसानों की किसान आईडी बन चुकी है और लगभग 30 करोड़ भूमि पार्सलों का डिजिटल सर्वे किया गया है। भारत विस्तार जैसे एआई आधारित प्लेटफॉर्म रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और किसानों के बीच की दूरी कम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, टेक्नोलॉजी तभी परिणाम देती है जब सिस्टम उसे अपनाए, संस्थाएं उसे इंटीग्रेट करें और एंटरप्रेन्योर्स उस पर इनोवेशन खड़ा करें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज लुमामी स्थित नागालैंड विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने विविधता में एकता को भारत की ताकत बताया। उपराष्ट्रपति ने नागालैंड को प्रकृति, संस्कृति और साहस का संगम बताते हुए कहा कि राज्य की वास्तविक शक्ति यहाँ के लोगों और उनकी जीवंत परंपराओं में निहित है। उन्होंने उच्च शिक्षा में नागालैंड विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की और स्नातक छात्रों को बधाई दी। Bharatiya's words speak praises of how diverse Bharat is. So many identities, languages, cultures, but our strength is lying on our unity. In the today's world, we have to be united more to achieve more. When we talk about the Viksit Bharat, that includes Viksit Nagaland. Every state has to develop, every state has to contribute, then the nation march ahead in the global stage. We are all the children of the same mother, bound by the same love, driven by the same purpose, to rise, to build and to uphold the honor of our motherland. Yeah, university's greatest achievement is not only the knowledge it stores, but also the leaders it creates. We are going to be the leaders of tomorrow. स्नातक छात्रों को बधाई देते हुए उपराष्ट्रपति ने उनसे विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच सामंजस्य बनाए रखते हुए उद्देश्यपूर्ण प्रगति के लिए प्रयास करने का आग्रह किया। युवाओं को जिम्मेदार जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने छात्रों से एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध रहने और नशे से बचने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने उभरती चुनौतियों और अवसरों के अनुकूल होने के लिए ज्ञान और कौशल को लगातार उन्नत करने के महत्व पर जोर दिया।
You should always aim for progress with purpose. I also urge all of you to always say no to drugs. That is my humble request. Not only you should be free from drugs, you should make your friends free from drugs. You should make your family members free from drugs. We should always ruled by our own thinking. Some other substance should not rule our own thinking. That is where the real success of an individual is lying. Make sure your achievements bring pride to your families. Never let down your parents. इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति ने नागालैंड विश्वविद्यालय में हेफा फेज 2 भवनों की आधारशिला भी रखी। उपराष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 1 दशक में पूर्वोत्तर क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व अवसंरचनात्मक विकास और शांति पहलू की भी प्रशंसा की। Our Prime Minister wants always the inclusive development. He is the first Prime Minister in this country who made more than 60 times visits to the northeastern states. That is shows his concern for the northeastern people, and it shows his concern for the inclusive development of the entire country. This year Union Budget of 2026-27 has seen a record allocation of over 6,800 crore for the development of northeastern region, and these allocations will go a long way in securing opportunities for a brighter future for our state, especially the young generations who are getting out of this campus today. केंद्र सरकार, नागालैंड सरकार और पूर्वी नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन के बीच फरवरी 2026 में हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौते का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि यह समझौता लंबे समय से चली आ रही चिंताओं का समाधान करेगा और क्षेत्र में शांति और विकास को बढ़ावा देगा। The historic tripartite agreements between the central government and the Nagaland government and the Eastern Nagaland People's Organization was signed in February 2026 at the initiative of the Honorable Union Minister Sri Amit Shah ji. Peace is a must. There will be differences. If there is no difference, there is no democracy. So this agreement will address long-standing issues in the Eastern Nagaland and will bring a positive impact on the overall development of Nagaland. संसद से लेकर देश के प्रमुख संस्थानों और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा में अपना लोहा मनवाने वाली CISF अब देश के बंदरगाहों की सुरक्षा भी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में CISF निजी औद्योगिक समूहों को भी हाइब्रिड मोड में सुरक्षा देगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज ओडिशा के मुंडाली में खारवेला रीजनल ट्रेनिंग सेंटर में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के 57वें स्थापना दिवस में शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि CISF समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा की यात्रा का प्रतीक है, जो औद्योगिक सुरक्षा के क्षेत्र में शून्य से शिखर तक के मजबूत प्रयास को दर्शाती है। वीरता, त्याग और बलिदान की पर्याय CISF आधुनिकता को अपनाकर राष्ट्र की सुरक्षा की ढाल बनी है। यह देश की कल्पना, इस देश के अर्थतंत्र की मजबूती की कल्पना और इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा अर्थतंत्र बनाने की संकल्पना औद्योगिक विकास के बगैर नहीं हो सकती। भारत के औद्योगिक विकास की संकल्पना CISF के बगैर हो नहीं सकती। चाहे हवाई अड्डे हो, चाहे बंदरगाह हो, चाहे हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हो, चाहे बड़ी औद्योगिक इकाइयां हो, CISF हमेशा राष्ट्र की ढाल बनकर मजबूती से खड़ी है। और अभी इसीलिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक निर्णय किया है कि सारी बंदरगाहों की सुरक्षा भी CISF को सौंपकर हम इस मामले में भी सुनिश्चित होना चाहते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री ने आज 890 करोड़ रुपए की लागत से सीआईएसएफ से जुड़े 3 आवासीय परिसरों का शिलान्यास और 2 आवासीय परिसरों का लोकार्पण भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 56 सालों में सीआईएसएफ ने न सिर्फ अपनी स्थापना के उद्देश्यों को पूरा किया है, साथ ही चुनौतियों से सीखते हुए अपने आप को बदलने का प्रयास भी किया है। 361 महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा करने वाली सीआईएसएफ को मोदी सरकार ने ड्रोन सुरक्षा में भी नोडल एजेंसी बताया। मित्रों, सीआईएसएफ हमारे देश के 70 हवाई अड्डों सहित देश के 361 महत्वपूर्ण संस्थानों का सुरक्षा करने का काम कर रहा है और इसमें इतनी वेरासिटी है, इतने अलग अलग प्रकार हैं। कहीं तो आप सरदार पटेल के भव्य स्मारक की भी सुरक्षा कर रहे हो, कहीं पर लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत ऐसे हमारे संसद परिसर की सुरक्षा कर रहे हैं और कहीं पर कोई बांध या क्रिटिकल रेलवे इंस्टॉलेशन की भी सुरक्षा कर रहे हैं। ये सभी अलग अलग प्रकार की सुरक्षाओं के साथ अब हमने बंदरगाहों की सुरक्षाओं को भी जोड़ने का काम किया है। ड्रोन सुरक्षा में भी सीआईएसएफ को नोडल एजेंसी की भूमिका दी है और इसके साथ साथ एक नए वर्टिकल कुछ बनाने के लिए भी गृह मंत्रालय ने निर्णय किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सीआईएसएफ कभी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटी। उन्होंने कहा कि आज यहां 9 राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक, 2 सर्वश्रेष्ठ वाहिनी पदक, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मिलने वाले पदक इस बात के साक्षी हैं कि हर क्षेत्र में सीआईएसएफ उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार रहती है। उन्होंने कहा कि अब तक 56 साल में वीरता और विशिष्ट सेवा के लिए 13,693 पदक प्राप्त करने वाली सीआईएसएफ ने एक बल के नाते अपनी दक्षता का परिचय दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में सागर संकल्प संवाद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जहाज़ों को प्रौद्योगिकी केंद्रों में विकसित करना और इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के माध्यम से उन्हें वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना हमारा लक्ष्य है। रक्षा क्षेत्र में भारत पूरी गति से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और इसके सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं। आज भारतीय नौसेना के लिए वॉरशिप्स और सबमरीन भारतीय शिपयार्ड्स में ही बन रही हैं। 2030 तक दुनिया के टॉप 10 शिप बिल्डिंग नेशंस में स्थान बनाना और 2047 तक टॉप 5 में पहुंचना है। इनोवेशन हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है और मैरीटाइम एक्सीलेंस हमारी ऐतिहासिक ताकत रही है। डिफेंस सेक्टर में भारत पूरी गति के साथ सेल्फ रिलायंस की ओर अपने कदम बढ़ा चुका है। यदि मैं आंकड़ों की बात करूं तो पिछले फाइनेंशियल ईयर तक हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन, जैसा कि हमारे सीएमडी ने बताया, हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका था। साथ ही हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट भी 24,000 करोड़ के रिकॉर्ड आंकड़े को पार कर चुका है। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि शायद इसी अप्रैल यानी 2 महीने के अंदर, 2.5 महीने 3 महीने के अंदर यह हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 29,000 करोड़ तक का होगा। और यह टारगेट हमने दिया है, टारगेट दिया है कि 2930 समाप्त होते होते हमारा यह डिफेंस एक्सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 50,000 करोड़ तक पहुंचना चाहिए। कि हम जिस आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ आगे बढ़े थे उसके सकारात्मक परिणाम हमारे सामने हैं। आज भारतीय नौसेना के लिए भी जितनी वारशिप्स और सबमरीन्स ऑर्डर पर हैं वे सभी भारतीय शिपयार्ड्स में बन रही हैं। एक समय था जब हम अपने बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए दूसरों की ओर देखते थे, लेकिन आज हम डिजाइन, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और लाइफ साइकिल सपोर्ट तक की पूरी कैपेबिलिटी अपने भीतर डेवलप कर रहे हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी अभूतपूर्व परिवर्तन ला रही है। ऐसे में टेक्नोलॉजी से जुड़ी सप्लाई चेन भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है और इस अनिश्चितता के दौर में सप्लाई चेन में बाधा से बचने का एकमात्र उपाय आत्मनिर्भरता है। आज जिस तरह अलग अलग देश लैंड पर, एयर में, सी में और अब तो स्पेस तक में एक दूसरे को टक्कर ले रहे हैं, बस वास्तव में यह हम सभी के लिए चिंता का विषय है। यह एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, मैं ऐसा मानता हूं। व्हाट आई कंसीडर एज मोर वरिंग इज द फैक्ट दैट दिस एबनॉर्मलिटी इज बिकमिंग द न्यू नॉर्मल। इन सभी डायनेमिक फैक्टर्स के साथ आज की दुनिया में एक और महत्वपूर्ण तत्व जुड़ गया है और वह है टेक्नोलॉजिकल डायनेमिज्म। आज जीवन के लगभग हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी अभूतपूर्व परिवर्तन ला रही है। स्वाभाविक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सप्लाई चेन भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। हाई इन टेक्नोलॉजीज के साथ तो सप्लाई का मुद्दा और भी गहराई से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के तौर पर एक मोबाइल फोन से लेकर हवाई जहाज तक या कोई और हाई टेक्नोलॉजी सिस्टम हो, इनकी सप्लाई चेन्स लगातार डाइवर्सिफाई और कॉम्प्लेक्स हो रही है। डिफेंस सेक्टर में तो यह टेक्नोलॉजिकल डायनेमिज्म और अधिक स्पष्ट रूप से सामने आता है। डिफेंस सेक्टर में आज हाई एंड और प्रिसीजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हमारी सरकार का शुरू से ही यह मानना रहा है कि इन अनसर्टेनिटीज के दौर में सप्लाई चेन डिसरप्शन से बचने का एक मात्र उपाय है सेल्फ रिलायंस, यानी आत्मनिर्भरता। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज दिल्ली में वाटर ट्रांसफर फैसिलिटी ग्लोबल अवार्ड्स एंड कॉन्क्लेव 2026 को संबोधित किया। उन्होंने पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली पर जोर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने संबोधन में कहा कि भारत सरकार जल संरक्षण समेत समकालीन चुनौतियों से निपटने के लिए योजनाएं और नीतियां बनाई हैं। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र में जन भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया। सरकार ने जलाशयों और जल संसाधनों के संरक्षण पर जोर दिया है। पर्यावरण, जलवायु और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी भारत ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 2 दिन चलने वाले इस सम्मेलन में करीब 30 देशों के लीडर और एक्सपर्ट शामिल हैं। जल संरक्षण की प्राथमिकता के साथ हमारा दूरदर्शी विचार निश्चित रूप से इस फाउंडेशन के माध्यम से हमारे बहुमूल्य विचार आने वाले समय के अंदर नई दिशा भी देंगे और नया समाधान भी देंगे। हम सब जानते हैं कि अगर सतत और समावेशी विकास करना है तो हमको ऐसी नीतियां बनानी पड़ेगी, ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिससे हम अपने देश और दुनिया के सभी देशों के उन चुनौतियों के समाधान का रास्ता निकाल सकें। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने सिविल सर्विसेज परीक्षा 2025 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। पूरा रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर उपलब्ध है। इस बार 958 कैंडिडेट्स मेरिट लिस्ट में शामिल हैं। राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री ने टॉप किया है। राजेश्वरी सुवे एम ने दूसरी और एकांश ढुल ने तीसरी रैंक हासिल की है। टॉप 10 में 3 लड़कियां शामिल हैं। आइए एक नजर डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर।
ओडिशा के पारादीप में गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश को उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट 3 का लोकार्पण किया और सहकारिता विकास गोष्ठी को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इफ्को कई देशों में निर्यात कर रहा है। लगभग 36,000 कोऑपरेटिव यूनिट है और 5 करोड़ किसान इन यूनिट के सदस्य हैं। इफ्को जो भी कमाता है उसका फायदा देश के 5 करोड़ किसानों को मिलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत की ईंधन आयात पर निर्भरता कम करने और देश को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बायोगैस सबसे अच्छा विकल्प है। उन्होंने ये बात पुणे के यशवंतराव चौहान विकास प्रशासन अकादमी में आयोजित संपीड़ित बायोगैस सम्मेलन 2026 के उद्घाटन के अवसर पर कही। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। श्रद्धालु विभाग की आधिकारिक वेबसाइट रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in और मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इस वर्ष 4 धाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होगी। इसी दिन यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खोले जाएंगे। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत को समुद्र में फंसे रूसी तेल की खरीद के लिए 30 दिन की छूट देने की घोषणा की है। यह कदम वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस छूट में भारत को उस रूसी तेल की खरीद की अनुमति दी गई है जो इस समय समुद्र में फंसा हुआ है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि पहले से भेजी गई तेल आपूर्ति अपने गंतव्य तक पहुँच सके। नेपाल में कल हुए राष्ट्रीय चुनाव के बाद वोटों की गिनती हो रही है। नेपाल में काठमांडू के पूर्व मेयर बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी बहुमत हासिल करने की ओर बढ़ चुकी है। जेनजी का समर्थन हासिल करने वाली आरएसपी 175 सीटों में से 100 से अधिक सीटों पर आगे चल रही है। पिछले साल हिंसक जेनजी विरोध प्रदर्शनों के बाद ये देश में पहला आम चुनाव है। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त और आप देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार।